बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अदनान पायाब। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि रेडिकल क्या होता है, ठीक है। फिर इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि फर्स्ट रेडिकल किसने जनरेट किया था, कौन जो है वो फादर ऑफ रेडिकल कहलाता है। फिर इसमें कैटायनिक रेडिकल्स क्या है, एनायनिक रेडिकल्स क्या होते हैं। फिर इसकी जो जनरेशन है इस पे हम बात करेंगे कि रेडिकल को किस तरह जनरेट किया जाता है, इसको किस तरह फॉर्म किया जाता है, यानी रेडिकल जो है इसको हम किस तरह बनाएंगे। फिर उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन का जो मैकेनिज्म है रेडिकल का उस पर हम बात करेंगे। इसमें इनिशिएशन स्टेप है, फिर उसमें जो है प्रोपेगेशन में फिर 2 स्टेप फर्दर है कि प्रोपेगेशन स्टेप 1 एंड प्रोपेगेशन स्टेप 2 एंड फिर हम बात करेंगे टर्मिनेशन पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो एक आप लोगों के लिए पेपर के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, इससे आप लोग कंटेंट्स जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। फिर इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि ये एनएमडीकेट के हवाले से, ईटा के हवाले से भी एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसमें कंप्लीट डिटेल के साथ में इन सब चीज़ों को डिस्कस करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक पॉइंट जो है वो मैं डिटेल के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम रेडिकल की बात करेंगे कि फ्री रेडिकल क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक ऐसा एटम, मॉलिक्यूल या एक आयन जिसके वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, हो जिसके वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट शेल में मौजूद हो, तो उस तरह के एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस को हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं कि क्लोरीन जो है वो, क्लोरीन एटम जो है वो खुद एक रेडिकल है। फॉर एग्जांपल इस तरह के मैंने एक एटम का जो मैंने वो मॉडल पेश किया है। इसके सेंटर में प्रोटॉन्स है, तो इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है फॉर एग्जांपल, और इसके वैलेंस शेल अब ये है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये है, ये एक ऑर्बिटल में मौजूद है। इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं कि ये पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड नहीं है, ये सिंगल नहीं है। इधर आप लोग देख सकते हैं कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आप लोग देखें तो ये वैलेंस शेल में भी मौजूद है, और फिर इसके साथ एक और इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन जो एक एटम के वैलेंस शेल में मौजूद हो, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन के लिए उस एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन अवेलेबल हो, यानी ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का अपना इलेक्ट्रॉन है। एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने उसमें प्रोटॉन्स भी होते हैं, ठीक है। तो एक एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है तो वो उसके प्रोटॉन्स के भी इक्वल होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल होता है। तो इसके न्यूक्लियस में हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्रोटॉन अवेलेबल होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस एटम का अपना इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए इस एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद है। तो ये न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन जो एक एटम के वैलेंस शेल में मौजूद है और फिर वो सिंगल इलेक्ट्रॉन भी है। तो इस सिंगल इलेक्ट्रॉन जो एक एटम के वैलेंस शेल में मौजूद है, इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम फ्री रेडिकल कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है, तो क्लोरीन के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 17 है, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 है। तो के शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एल शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो एम शेल अब इसका वैलेंस शेल है, और एम शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो 7 में 2 2 2, तो वो पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे है जो पेयर्ड फॉर्म में है, यानी 3 पेयर मौजूद है क्लोरीन के साथ। इधर इधर 2 डॉट्स होंगे, 2 डॉट्स इधर होंगे, 2 डॉट्स इधर होंगे, ये वैलेंस शेल में है लेकिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और एक इलेक्ट्रॉन जो 7 नंबर इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल है। इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिर हम क्या कहते हैं, इसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। इसी तरह आप लोग मिथाइल रेडिकल भी पढ़ेंगे कि CH3 है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये शेयर नहीं किया है, ये अनपेयर्ड है, तो इसको हम मिथाइल रेडिकल कहते हैं। ये भी रेडिकल की एक फॉर्म है, ठीक है स्टूडेंट्स।
फिर हम बात करेंगे कि फादर ऑफ रेडिकल कौन है। द फर्स्ट रेडिकल वाज जनरेटेड बाय मोसेस गोमबर्ग। मोसेस गोमबर्ग वो साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली फर्स्ट रेडिकल जनरेट किया था, और वो रेडिकल जो था वो द फादर ऑफ फ्री रेडिकल केमिस्ट्री इसको कहा जाता है। मोसेस गोमबर्ग जो है, ये इधर मैंने पिक्चर लगाया है, ये मोसेस गोमबर्ग है, इसको फादर ऑफ फ्री रेडिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। क्योंकि इसने सबसे पहले रेडिकल जो है जनरेट किया था, और इसने जो रेडिकल जनरेट किया था वो था ट्राइफिनाइल मिथाइल रेडिकल। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने इस बेंजीन रिंग के साथ शेयर किया है, इसको फिनाइल कहते हैं। जब इसे एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो ये फिनाइल है। किस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया है और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया है, तो 3 फिनाइल है, और कार्बन ने एक हाइड्रोजन जो है वो लॉस किया है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसा है जो इसके अपना, इस कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसने शेयर नहीं किया है, तो इस सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम फ्री रेडिकल कहते हैं। तो इस फ्री रेडिकल का नाम है ट्राइफिनाइल मिथाइल रेडिकल। ये फर्स्ट रेडिकल था जो जनरेट किया गया था। किसने जनरेट किया था? मोसेस गोमबर्ग ने। तो इसलिए मोसेस गोमबर्ग को द फादर ऑफ रेडिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद जो है हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ रेडिकल। रेडिकल को हम फॉर्म किस तरह करेंगे, हम रेडिकल को किस तरह बनाएंगे, हम रेडिकल को किस तरह जनरेट करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो रिक्वायरमेंट्स फॉर फॉर रेडिकल जनरेशन, रेडिकल जनरेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, हमें किन किन चीजों की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों के पास तो लाइट सोर्स जो है ये जरूरी है, या तो लाइट का होना है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, तो इसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में जो है ना वो उसका जो वेवलेंथ होता है उसमें जो फ्रीक्वेंसी है, तो जब एक वेवलेंथ है और वो फ्रीक्वेंसी भी है तो उसकी एनर्जी भी होती है। तो लाइट भी एनर्जी का एक सोर्स है, तो हम लाइट के जरिए से फ्री रेडिकल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सोर्स तो रिक्वायरमेंट में एक जरूरी है कि लाइट का होना जरूरी है। अगर लाइट नहीं है तो फिर हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी से भी उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल सकती है और वो बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो सकता है। तो सेकंड सोर्स जो है वो हीट एनर्जी है। या लाइट का होना जरूरी है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, या हीट एनर्जी का होना जरूरी है। इसके जरिए से भी हम फ्री रेडिकल जनरेट कर सकते हैं। या अगर ये दोनों नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी का एक सोर्स है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी से भी फ्री रेडिकल जनरेट कर सकते हैं। ये सोर्सेस है। या अगर इन तीनों को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम परऑक्साइड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड, इस तरह के परऑक्साइड्स जो है हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके प्रेजेंट में जो है हम फ्री रेडिकल्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये केमिकली भी हम फ्री रेडिकल को जनरेट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के जरिए भी, यानी परऑक्साइड जो है ये केमिकल्स है, तो हम केमिकली भी हम एक रेडिकल को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको किस तरह जनरेट करेंगे? तो ये क्लोरीन है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये तो पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन जो है इधर इस दूसरे क्लोरीन के साथ शेयर किया है, तो इन दोनों के बीच जो है क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है इसके रिजल्ट में बना है। तो जब हम इसको एक्सपोज करते हैं इन फ्रंट ऑफ लाइट, जब लाइट एनर्जी इस पे पड़ती है तो लाइट जो है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ्स होते हैं। ठीक है, तो इधर जो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, इन इलेक्ट्रॉन अपने पास एक दूसरे के साथ शेयर किया गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें वाइब्रेशन है, तो इस वाइब्रेशन की अपनी एक एनर्जी होती है। ठीक है, जब बाहर से एक एनर्जी का सोर्स आता है और वो इस पे पड़ता है, तो इसके अंदर जो एनर्जी मौजूद है वाइब्रेशनल एनर्जी, जब ये वाइब्रेशनल एनर्जी और एक्सटर्नल सोर्स से जो एनर्जी इस पे पड़ती है, वो दोनों एनर्जी जब आपस में मैच हो जाते हैं तो इसकी जो वाइब्रेशन है उसमें इंक्रीज आता है। जब एक्सटर्नल एनर्जी लाइट से जो इसको मिल रही है, जब वो एनर्जी और इस बॉन्ड की जो वाइब्रेशनल एनर्जी है दोनों आपस में मैच हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है ये अब रेजोनेंस में है। रेजोनेंस का मतलब ये है कि एक्सटर्नल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी आपस में मैच हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। तो जब ये रेजोनेंस में होता है तो रेजोनेंस के बाद इसमें ये बॉन्ड जो है इस तरह क्लीव हो जाता है, इस तरह ब्रेक हो जाता है कि हर एक क्लोरीन को अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाता है जो इन्होंने अपने आपस में शेयर किया है।
किए हैं, ठीक है। तो इन एरोस को जो हाफ है इसको फिश हुक एरो कहा जाता है। तो इसके रिजल्ट में ये बॉन्ड इस तरह क्लीव हो जाती है कि क्लोरीन, इस क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन मिलता है और इस क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन मिलता है। इस तरह के बॉन्ड ब्रेकिंग को होमोलिटिक क्लीवेज कहा जाता है। होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग भी इसको कहा जाता है, या इसको होमोलिटिक फिजन भी कहा जाता है, ठीक है। इसको होमोलिटिक फिजन भी कहा जाता है। तो ये जो है ये बॉन्ड्स ब्रेक हो गए हैं। तो इधर आप लोग देख सकते हैं कि ये क्लोरीन रेडिकल है। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसको हम क्लोरीन रेडिकल कहते हैं, इसको भी हम क्लोरीन रेडिकल कहते हैं। तो रेडिकल्स के फिर टाइप्स होते हैं ना, कि ये कैटायनिक रेडिकल्स हैं, एनायनिक रेडिकल्स है, या न्यूट्रल रेडिकल्स है। तो ये न्यूट्रल रेडिकल्स है क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस क्लोरीन के अपने इलेक्ट्रॉन्स है और इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स अवेलेबल है। तो इसलिए ये सब इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल है, इसलिए इस रेडिकल को न्यूट्रल रेडिकल कहा जाता है। फिर एक कैटायनिक रेडिकल होता है। कैटायनिक रेडिकल वो होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग हीलियम ले ले, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1:2 उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1:2। तो इसके वैलेंस शेल जो है वो भी के है, के में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब अगर इसको हम हीट एनर्जी देंगे तो हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉकआउट हो जाता है। तो इसके वैलेंस शेल में फिर एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, लेकिन हीलियम पे पॉजिटिव चार्ज भी आता है। उस इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से हीलियम पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हीलियम पे पॉजिटिव चार्ज भी है और उसके वैलेंस शेल में फिर एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो उस एक इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से फिर उस हीलियम प्लस को हम कैटायनिक रेडिकल कहते हैं। और एनायनिक रेडिकल भी इस तरह होता है कि उस पर नेगेटिव चार्ज भी होता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो इसको फिर हम कहते हैं कि वो एनायनिक रेडिकल्स होते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स है, ठीक है। क्लोरीन रेडिकल जो है वो जनरेट हो चुका है। इसके लिए कौन सी वो लाइट रिक्वायर्ड है, उसका वेवलेंथ कितना होना चाहिए। तो ये लिटरेचर में है कि इस क्लोरीन रेडिकल के जनरेशन के लिए जो लाइट रिक्वायर्ड है, अगर लाइट का वो पोर्शन जिसका वेवलेंथ 243 नैनोमीटर हो, तो वो इसके वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ मैच हो रहा होता है और इसकी वजह से ये रेजोनेंस में आ जाता है और इसका जो बॉन्ड्स है ये होमोलिटिकली क्लीव हो जाते हैं और इसके रिजल्ट में जो है क्लोरीन रेडिकल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम बात करेंगे कि इसका जो इनिशिएशन स्टेप है वो किस तरह है। तो इनिशिएशन का तो सबसे पहले फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है: इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन वो स्टेप है जिसमें हम फ्री रेडिकल्स को जनरेट करते हैं, लेकिन इसका सबसे बेस्ट डेफिनेशन वो है, ये है कि a step where the number of free radicals increases is called initiation। ये वो स्टेप है जिसमें फ्री रेडिकल्स के नंबर में इंक्रीज आता है। किस तरह, आप लोग इधर देखिए कि ये जो मैंने इधर एक एग्जांपल के तौर पे मैंने इसको लिया है कि ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है। इसको जब हम एनर्जी देंगे तो इसके रिजल्ट में इस साइड पे आप लोग देखें नंबर ऑफ फ्री रेडिकल 0 है, लेकिन जब इसको हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे या इसको हम लाइट प्रोवाइड करेंगे तो इसके रिजल्ट में ये 2 रेडिकल्स जनरेट करता है। तो नंबर ऑफ फ्री रेडिकल्स 0 थे, फिर नंबर ऑफ फ्री रेडिकल्स इंक्रीज हो गए। तो हमें पता चला है कि क्लोरीन क्लोरीन के बीच जो है ना वो बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। तो नंबर ऑफ फ्री रेडिकल्स कौन से स्टेप में इंक्रीज हो रहे होते हैं, तो वो एक स्टेप है, उस स्टेप को इनिशिएशन का जो है वो स्टेप कहा जाता है, जिसमें नंबर ऑफ फ्री रेडिकल्स इंक्रीज होते हैं। सबसे मजे की बात ये है कि ये स्टेप जो होता है ये स्लो स्टेप होता है। क्यों स्लो स्टेप होता है? क्योंकि क्लोरीन मॉलिक्यूल मोर स्टेबल है और क्लोरीन रेडिकल जो है वो अनस्टेबल है, ठीक है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और फिर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उसकी वजह से ये इसमें अनस्टेबिलिटी आ जाता है और इसमें जो है वो इसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि ये हाईली अनस्टेबल है। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल इस फॉर्म में मोर स्टेबल है और इसको हम एक अनस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हीट के जरिए से या लाइट सोर्स के जरिए से हम इसको एक अनस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये क्लोरीन रेडिकल जो है अनस्टेबल है, तो इसका इस अनस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना जो है ये डिफिकल्ट काम है। तो ये जो है इस फॉर्म में मोर स्टेबल है, तो इसलिए इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसका जाना जो है ये मुश्किल काम है। तो मतलब ये आसानी के साथ फ्री रेडिकल्स जो है ना वो इसको जनरेट नहीं करते, क्योंकि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इसके कन्वर्ट हो जाने के बाद ये डायरेक्ट वापस क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये जो स्टेप है ये एक स्लो स्टेप है
और इस स्लो स्टेप को हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। इससे रिएक्शन के जो है वो केमिकल काइनेटिक्स में हमें इससे रेट का पता चलता है कि इसका रेट क्या है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वो कौन सा स्टेप है जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, तो वो इनिशिएशन स्टेप है। इस पे अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाए कि कौन से स्टेप में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नंबर ऑफ फ्री रेडिकल्स में इंक्रीज आता है, तो ये इनिशिएशन स्टेप है, ठीक है। और इस पे इस तरह भी पॉसिबल है कि स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है, तो वो इनिशिएशन स्टेप है। ये स्लोवेस्ट स्टेप है क्योंकि क्लोरीन मॉलिक्यूल मोर स्टेबल है और ये एक अनस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए ये स्लो स्टेप है। इसको इसका अनस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना मुश्किल काम है, ठीक है। तो नेट इंक्रीज इन नंबर ऑफ रेडिकल्स जो है वो इनिशिएशन स्टेप में आता है, ठीक है। फिर इसके रिजल्ट में जो है वो क्लोरीन रेडिकल्स जनरेट हुए हैं। ये क्लोरीन रेडिकल्स आप प्रोपेगेशन करेंगे। प्रोपेगेशन क्या है, इस पे हम बात करते हैं। प्रोपेगेशन स्टेप 1, ठीक है। तो प्रोपेगेशन का हम डेफिनेशन देखेंगे कि ये वो स्टेप है जिसमें नंबर ऑफ फ्री रेडिकल्स जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट होते हैं, इसमें चेंज नहीं आता। रिएक्टेंट सेट में भी, प्रोडक्ट सेट में भी आप लोग इधर देख सकते हैं कि जो क्लोरीन रेडिकल उधर जनरेट हुआ था, ये क्लोरीन रेडिकल मैंने इस इधर लेके आया हूँ, तो ये क्लोरीन रेडिकल जो है ये कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, तो इसके एक हाइड्रोजन को ये क्लोरीन रेडिकल कहते हैं कि मेरे पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होता है कि ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है इसको होमोलिटिकली क्लीव करता है। तो ये इस हाइड्रोजन को कहता है कि ये कि आपने जो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर किया तो वो मेरे साथ शेयर करे। तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ शेयर करते हैं, तो इसके रिजल्ट में HCl की फॉर्मेशन होती है। और इस कार्बन का जो अपना इलेक्ट्रॉन होता है जिसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया वो इसके साथ रह जाता है। तो इसके रिजल्ट में मिथाइल जो है वो रेडिकल की फॉर्मेशन होती है, मिथाइल रेडिकल। तो इसमें क्वेश्चन ये कि इसमें फ्री रेडिकल्स किस तरह कांस्टेंट होते हैं। तो रिएक्टेंट साइड में एक क्लोरीन रेडिकल है, तो एक क्लोरीन रेडिकल जो है ना वो खत्म होता है, लेकिन उसके रिजल्ट में एक रेडिकल और जनरेट होता है, मिथाइल रेडिकल जनरेट हो चुका है। तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ रेडिकल्स में चेंज नहीं आते। एक रेडिकल लॉस होता है तो इसके रिजल्ट में दूसरा रेडिकल जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। तो इसके रिजल्ट में कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो है वो बॉन्ड बना है, HCl बना है, और इसके साथ साथ कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो चुका है। तो इसमें नो चेंज, नंबर ऑफ रेडिकल्स में चेंज नहीं आता। एक रेडिकल खत्म होता है, इसके रिजल्ट में एक रेडिकल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इसको मिथाइल रेडिकल कहते हैं। ये मिथाइल रेडिकल जो है दिस इज प्रोपेगेशन स्टेप 1। ये याद रखिएगा कि ये प्रोपेगेशन स्टेप 1 जो है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। 1 मोल के लिए 2 किलो कैलोरी एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो दिस स्टेप प्रोपेगेशन स्टेप 1 इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, और कितनी एनर्जी 1 मोल के लिए रिक्वायर्ड है, 2 किलो कैलोरी एनर्जी पर मोल रिक्वायर्ड है इस स्टेप के लिए। तो प्रोपेगेशन स्टेप 1 जिसमें क्लोरीन रेडिकल आता है और वो मीथेन से एक हाइड्रोजन जो है उसको लेता है, तो ये फर्स्ट स्टेप है प्रोपेगेशन का। और इस स्टेप को जो है क्या कहते हैं, इसको एक एंडोथर्मिक स्टेप कहा जाता है। इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, 2 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। फिर जो है प्रोपेगेशन स्टेप 2 है, उधर मिथाइल रेडिकल का जो जनरेट हुआ था, आप लोग इधर देखें, ये जो मिथाइल रेडिकल इधर जनरेट होता है तो ये हिस्सा लेते हैं किसमें, प्रोपेगेशन स्टेप 2 में। अब क्लोरीन मॉलिक्यूल, अगर ऐसे क्लोरीन मॉलिक्यूल है जो रेडिकल में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, तो वो ये जो फर्स्ट प्रोपेगेशन स्टेप में जो मिथाइल जनरेट हुआ है, मिथाइल रेडिकल, ये मिथाइल रेडिकल आता है और इस क्लोरीन को कहते हैं कि अपना जो इलेक्ट्रॉन है ये मेरे साथ शेयर करे, और इसके रिजल्ट में कार्बन और क्लोरीन के बीच एक बॉन्ड बनता है, और ये क्लोरीन जो इसके साथ इस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को वापस मिलता है, तो इसके रिजल्ट में एक क्लोरीन रेडिकल जनरेट होता है, और ये कार्बन जो है इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो मिथाइल क्लोराइड बनता है। तो फॉर्म यानी कार्बन और क्लोरीन के बीच एक बॉन्ड बना है, और इसके रिजल्ट में एक क्लोरीन रेडिकल और जनरेट हुआ है। तो एक रेडिकल खत्म हुआ है और इसके रिजल्ट में दूसरा रेडिकल जनरेट हुआ है, तो इसमें चेंज नहीं आया है, तो ये भी प्रोपेगेशन स्टेप है। लेकिन इस प्रोपेगेशन स्टेप 2 को
एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। इसके रिजल्ट में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। फर्स्ट प्रोपेगेशन स्टेप पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है 2 किलो कैलोरी, और इस स्टेप में जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। इसके रिजल्ट में ये जो क्लोरीन रेडिकल की फॉर्मेशन हुई है, तो ये क्लोरीन रेडिकल जो है ये फिर जाके प्रोपेगेशन स्टेप 1 में हिस्सा लेता है। अब ये क्लोरीन रेडिकल जाएगा और इसको जितने भी CH4 मिलेंगे, ये उससे एक एक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके HCl बनाएगा। फिर प्रोपेगेशन में मिथाइल रेडिकल जनरेट होगा, वो मिथाइल रेडिकल पे आएगा, प्रोपेगेशन स्टेप 2 में हिस्सा लेगा, तो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इसके रिजल्ट में आप लोग देखें कार्बन क्लोरीन के बीच बॉन्ड बना है, और क्लोरीन क्लोरीन के बीच जो है वो होमोलिटिकली बॉन्ड क्लीव हो चुका है प्रोपेगेशन स्टेप 2 में। अब हम बात करेंगे टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन वो स्टेप है जिसमें द नंबर ऑफ रेडिकल्स में डिक्रीज आता है। किस तरह डिक्रीज आता है? जो क्लोरीन रेडिकल उधर जनरेट हुआ है, वो क्लोरीन रेडिकल आके मिथाइल रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाता है। तो इधर नंबर ऑफ रेडिकल्स कितने हैं? 2 रेडिकल्स है, नंबर ऑफ रेडिकल्स 2 है, ये टर्मिनेट हो जाता है, ये अपने आपस में बॉन्ड बनाता है। तो इसके रिजल्ट में मिथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई है, तो नंबर ऑफ रेडिकल्स इस साइड पे 2 है, और उस साइड पे आप लोग देखिए 0 रेडिकल्स है। तो इस स्टेप को टर्मिनेशन स्टेप कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है फुल मैकेनिज्म आप लोग किस तरह करेंगे। तो फुल मैकेनिज्म का तरीका ये है कि सबसे पहले आप लोगों के पास इनिशिएशन स्टेप होगा। आप लोग क्लोरीन मॉलिक्यूल लेंगे, इसको जो है हीट या लाइट सोर्स प्रोवाइड करेंगे, इसके रिजल्ट में रेडिकल्स जो है वो जनरेट होंगे। फिर प्रोपेगेशन स्टेप 1 लिखेंगे कि एक क्लोरीन रेडिकल आएगा, वो CH4 से एक हाइड्रोजन लेगा, HCl बनाएगा, और इसके रिजल्ट में मिथाइल रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। फिर प्रोपेगेशन स्टेप 2 लिखेंगे कि वो मिथाइल रेडिकल पर आता है, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करता है, उसके रिजल्ट में एक क्लोरीन रेडिकल की फॉर्मेशन होती है और एक मिथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। जो क्लोरीन रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, वो क्लोरीन रेडिकल फिर जो है वो पार्टिसिपेट करेगा, वो हिस्सा लेगा प्रोपेगेशन स्टेप 1 में। अगर CH4 मौजूद है तो वो क्लोरीन रेडिकल जाएगा, और वो उधर जो है जितने भी CH4 है उससे हाइड्रोजन लेगा, और इसके रिजल्ट में जो है वो मिथाइल क्लोराइड बनाएगा, इस तरह का ये HCl बनाएगा। तो इस तरह का ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। फिर टर्मिनेशन में जितने भी रेडिकल्स रहते हैं, अगर वो मिथाइल रेडिकल है और एक और मिथाइल रेडिकल है, तो इसमें पॉसिबिलिटी ही है कि एक मिथाइल और दूसरा मिथाइल आपस में बॉन्ड बनाता है, इथेन भी बन सकता है। इसके रिजल्ट में जो है मिथाइल क्लोराइड भी बन सकता है, क्लोरोफॉर्म भी बन सकता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो बन सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब क्लोरीन की कंसंट्रेशन कम होगी, जब हम कम अमाउंट में क्लोरीन प्रोवाइड करेंगे, तो इसके रिजल्ट में मेजर प्रोडक्ट जो है वो मिथाइल क्लोराइड होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आज के लिए काफी था। इसमें आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।